नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना। इस कहानी को सुनने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के देहरादून की। देहरादून में एक इलाका है प्रकाश नगर। प्रकाश नगर में एक व्यक्ति रहता है राजेश गुलाटी, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो कहीं ना कहीं परेशान रहता है क्योंकि उसकी बीवी लगभग 50 दिनों से लापता थी। उसके 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 7 से 8 साल है। वो इसी बीच अपने माँ बाप से भी उसकी बात होती रहती है, अपने ससुराल वालों से ही बात होती है। जब उसके ससुराल वालों से बात होती है, जब उसकी सास से बात होती है राजेश गुलाटी की, तो जब उसकी सास पूछती है कि अनुपमा कहाँ है, तो वो रहते हुए कहता है कि वो 50 दिनों से गायब है और शायद वो लौट के अब नहीं आएगी। जब ये बात उसका साला SK चौधरी सुनता है, तो वो दिल्ली से देहरादून पहुंचता है अपने जीजा राजेश गुलाटी के पास। उसके साले का नाम है SK चौधरी। SK चौधरी जब देहरादून पहुंचता है अपने जीजा के पास, और वो बोलता है कि जीजा जी, आपने बहन की रिपोर्ट, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है, वो अभी तक क्यों नहीं लिखाई। राजेश गुलाटी कुछ जवाब नहीं देता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद आ जाएगी, इसीलिए मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। तब उसका जो साला है SK चौधरी, वो कहता है कि जिया जी, आप चलिए मेरे साथ, आज हम अपने बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएंगे। राजेश गुलाटी कहता है कि चलो ठीक है, चलते हैं। इसके बाद राजेश गुलाटी चला जाता है बाथरूम में नहाने के लिए। जब राजेश गुलाटी बाथरूम में जाता है नहाने के लिए, उसी बीच SK चौधरी, जो राजेश गुलाटी का साला है, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, और वो मैसेज आता है उसकी बहन के मोबाइल फ़ोन से। उस मैसेज में लिखा होता है कि भाई, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अब कभी वापस लौट के नहीं आऊँगी। SK चौधरी जब ये मैसेज पढ़ता है, तो वो इंतज़ार करता है राजेश गुलाटी का बाथरूम से निकलने का। राजेश गुलाटी जब जैसे ही बाथरूम से निकल के आता है, तो वो बताता है कि जी, बहन का मैसेज आया है कि भाई, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अब नहीं आऊँगा। राजेश गुलाटी कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो यहीं कहीं होगी, और शायद आ भी जाए और ना भी आए। चलिए, हम रिपोर्ट लिखाने नहीं चलते हैं। तब उसका साला SK चौधरी कहता है कि नहीं जिया जी, अब हमें ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से बहन का मोबाइल स्विच ऑफ था। आज चालू हुआ है, तो हमें पुलिस को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। दोनों पहुंचते हैं उसी इलाके के एक थाने में, और अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब ये लोग घर पहुंचते हैं, बच्चों के साथ समय बिता रहे थे, तभी उसी थाने से लगभग 3 से 4 घंटे बाद 5 पुलिस वाले पहुंचते हैं इनके घर। जानकारी जुटाने के लिए उनसे पूछते हैं। जब उनसे पूछते हैं, घर की तलाशी लेती हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि एक कोने में एक डीप फ्रीजर रखा था। जब पुलिस वाले लौट रहे होते हैं, तब एक पुलिस वाले की नज़र उस डीप फ्रीजर पर पड़ जाती है। वो अपने सीनियर अधिकारी को बताता है कि सर, यहाँ एक डीप फ्रीजर रखा है, और ये डीप फ्रीजर एक्चुअली यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीप फ्रीजर किसी घर में नहीं होता है। डीप फ्रीजर होता है अक्सर, आपने देखा होगा, आइसक्रीम की दुकानों में, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों में। तब कहीं न कहीं उस अधिकारी को भी शक होता है। वो आता है, वापस लौटते हैं। जब वो डीप फ्रीजर देखते हैं, तो उसमें एक ताला लगा होता है। वो राजेश गुलाटी से कहते हैं कि इसकी चाबी लेके आओ। राजेश गुलाटी बहाना बनाता है कि चाबी तो मेरे पास नहीं है,
इसकी चाबी शायद अनुपमा ले गई होगी। पुलिस वाले जब उसको सख्ती से डांटते हैं तब वो अंदर से चाबी लेके आता है। जब उस फ्रीजर का ताला खोला जाता है तो उसमें कुछ काली पॉलीथीन रखी हुई थी। जब एक पॉलीथीन को निकाल के खोला जाता है तो उसमें कुछ मांस रखा हुआ होता है, क्योंकि कई लोग मांस अपने घर जो खाते हैं वो रखते हैं। जब एक पॉलीथीन को खोला जाता है, फिर उसके बाद जब दूसरी पॉलीथीन को खोला जाता है उसमें भी मांस होता है, लेकिन जब तीसरे पॉलीथीन को खोला जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ उस मांस के अंदर गलत चीज़ थी। जब पुलिस वाले उसको देखते हैं, चूँकि काफ़ी दिनों से वो पॉलीथीन रखी थी, पूरा बर्फ़ से चूँकि वो जम चुकी थी, जब वो उनको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गलत है, कुछ देर इंतज़ार करते हैं। जब वो बर्फ़ पिघलती है, जब उसमें देखते हैं तो उसमें हाथ की उंगलियों के कुछ टुकड़े थे। जब राजेश गुलाटी से पूछा जाता है कि ये क्या है, ये मांस के टुकड़े में इंसान की उंगलियां कहाँ से हैं, तब राजेश गुलाटी कहीं ना कहीं टूट जाता है। वहीं वो बैठ के रोने लगता है और कहता है कि साहब, यही अनुपमा गुलाटी है। पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं चौंक जाते हैं कि आखिर ये है क्या। जब सारी पॉलीथीनों को निकाला जाता है तो उसमें 35 पॉलीथीन थी। पुलिस वालों को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें से कुछ मांस के टुकड़े या कुछ पॉलीथीन कहीं ना कहीं गायब हैं। जब राजेश गुलाटी से पूछा जाता है तब वो कहता है कि हाँ साहब, इसमें 72 पॉलीथीन थी, बाकी मैं फेंक चुका हूँ। बस यही पॉलीथीन बची है जो मुझे फेंकनी थी, क्योंकि अब मैं पकड़ा गया हूँ। यही पॉलीथीन बची हैं जो मुझे फेंकना थी। तब उसका साला एसके चौधरी भी वो टुकड़े देखकर थर थर काँपने लगता है। वो सन्न हो जाता है कि आखिर ये है क्या। इतनी भयानक तस्वीर शायद उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। पुलिस पकड़ के राजेश गुलाटी को थाने ले आती है। राजेश गुलाटी से पूछताछ की जाती है। तब राजेश गुलाटी चूँकि एक पढ़ा लिखा इंसान था, पुलिस वालों को उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है पूछताछ के लिए। पुलिस को वो सब कुछ जो उसने किया था वो सब कुछ सच बताता है, और वो कहानी थी इस प्रकार की। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है सन 1999 में, जब राजेश गुलाटी दिल्ली के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। उसी दौरान इसकी मुलाकात होती है वहीं की रहने वाली अनुपमा पटेल से। अनुपमा पटेल से दोस्ती होने के बाद इसको प्यार होता है। प्यार शादी में बदलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शादी से इन दोनों के परिवार वाले खुश नहीं थे। इसलिए दोनों लोग चले जाते हैं जॉब के लिए अमेरिका। अमेरिका में कुछ दिन जॉब करने के बाद अनुपमा गुलाटी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अनुपमा गुलाटी और राजेश गुलाटी थे, बच्चों को पालने में इनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तब अनुपमा गुलाटी कहती है कि चलो हम वापस भारत चलते हैं। ये लोग वापस भारत आते हैं। अनुपमा गुलाटी अपनी माँ के पास दिल्ली चली जाती है और राजेश गुलाटी की जॉब लग जाती है कोलकाता में। कोलकाता में एक कंपनी में काम करने के दौरान राजेश गुलाटी की अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला से फिर से संबंध बन जाते हैं। इस बात की भनक पहुंचती है अनुपमा गुलाटी के कानों तक। वो दिल्ली से आती है कोलकाता। वहाँ राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी के बीच काफ़ी
झगड़ा होता है, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो जाती है। अनुपमा गुलाटी जाके थाने में राजेश गुलाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। मुकदमा अदालत में पहुंचता है। अदालत राजेश गुलाटी के खिलाफ एक्शन लेती है और उसको सज़ा सुनाती है कि इन बच्चों के लिए आपको हर माह 20,000 रुपये देना पड़ेंगे। क्योंकि फिर राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी में कंप्रोमाइज़ होता है। ये लोग आपस में कहते हैं कि चलो जो हुआ वो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हम अपना जीवन कहीं और चल के नए सिरे से शुरू करते हैं, जिसकी काली परछाई हमारे पीछे कभी नहीं आएगी। दोस्तों, ये लोग कोलकाता से वापस आ जाते हैं देहरादून में प्रकाश नगर में ये दोनों रहने लगते हैं। चूँकि इसकी बीवी जो थी अनुपमा गुलाटी, उसके मन में कहीं ना कहीं शक रहता है वही कोलकाता वाली बात पर। कुछ दिन तो इनके आराम से गुजरते हैं, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद इन लोगों की आपस में कहा सुनी, यहाँ तक कि मारपीट भी होने लगती है। और ऐसा ही कुछ हुआ 17 अक्टूबर 2010 को। 2010 को दोनों में जब राजेश गुलाटी ऑफिस से आता है तो इन दोनों में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। राजेश गुलाटी अनुपमा गुलाटी को धक्का देता है, अनुपमा गुलाटी नीचे गिरती है, उसका सिर बेड में लगता है और वो जाके नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। क्योंकि काफ़ी देर बेहोश रहने के बाद राजेश गुलाटी उसको डर रहता है कि ऐसा ना हो कि ये उठ के फिर से हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दे। राजेश गुलाटी उसको देखता है, उसकी सांसें चल रही थी। उसको जब होश आने लगता है तो राजेश गुलाटी अंदर जाता है। वहाँ उसके पास काफ़ी मात्रा में रुई रखी हुई थी। ये रुई लाता है, अनुपमा गुलाटी के मुंह में पूरा रुई भर देता है और रुई भरने के बाद इसकी वहीं पे हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद राजेश गुलाटी अनुपमा गुलाटी की लाश को बाथरूम ले जाता है, बाथरूम में रखता है। फिर ये बाज़ार जाता है। बाज़ार से एक आरी काटने वाली जो मशीन होती है, लकड़ी काटने वाली जो मशीन होती है, वो लेके आता है। एक आरी लेके आता है। फिर जाता है, फिर एक नया डीप फ्रीजर खरीदता है और डीप फ्रीजर खरीदने के बाद ये लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलीथिनों में रखता है और वही पॉलीथिन डीप फ्रीजर में रख देता है। क्योंकि राजेश गुलाटी पकड़ चुका था, ये उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अंततः अदालत ने उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। दोस्तों, मेरा मकसद इस कहानी को सुनाने का आपको हैरान करना, परेशान करना नहीं है। मेरा कहानी सुनाने का मतलब ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि आपकी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होते ही हैं। ऐसा कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा जहाँ कुछ ना कुछ छोटे मोटे झगड़े ना होते हों। लेकिन चाहे वो पत्नी हो या पति हो, समझदारी दिखाना चाहिए कि ऐसी नौबत नहीं आए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे आने वाले पूरे भविष्य को, हमारे बच्चों को ख़राब कर सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।